क्लास है आपकी 4। इससे पहले 3 सेट्स हम लगा चुके हैं एकदम, जो लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हैं। बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कहानी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, पढ़ेंगे। 30 क्वेश्चंस हैं, इसको एक टेस्ट की तरह लेके चलना है क्योंकि 3 सेशंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग अब तक डेवलप हो जानी चाहिए। इन बिटवीन जहां जरूरत पड़ेगी वहां समझ के भी चलते रहेंगे। तो फटाफट से कमेंट करेंगे। और अभी जो सीटेट अपीयरिंग वाले भी जो है बीपीएससी यानी जो बिहार टीचर वाली वैकेंसी है उसमें एलिजिबल हैं, तो आप मस्त तरीके से अपनी तैयारी कीजिए। मुझे लगता है नोटिफिकेशन आज पहुंचा नहीं है। चलिए आइए और समझते हैं। वैसे ये सेशन कल होना था बट वो बिहार वाली न्यूज के चक्कर में डिले हो गया। नेम ऑफ स्टेट इन विच नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज लोकेटेड, यानी जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। अभी आपका एनसीईआरटी में चैप्टर है बछेंद्री पाल वाला जो चैप्टर है, जिसमें चर्चा हो रही है कि कैसे माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग होती है ना, कैसे चीजें बनाई जाती हैं, कैसे वहां पे प्रिपेयर कराया जाता है लोगों को माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है ना, बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है बताना चाहेगा कोई? इस बार भी पूछा है, हर बार लगभग पूछ लेते हैं। तो 8848 मीटर के करीब की बात होती है, जिसको राउंड फिगर करके कई बार 50 भी ऑप्शन में दे देता है। 48 नहीं होता तो हम 50 के साथ चले जाते हैं, नहीं तो अगर टू बी प्रिसाइज तो ये है कहानी। ठीक, और उसको क्या सागर माथा कहते हैं, नेपाल, और वो सारी बातें हमने पूरी स्टोरी याद कर लीजिए, अपने दिमाग में रिवाइज कर लीजिए माउंट एवरेस्ट को लेकर के। ठीक है जी, बढ़िया कहानी। चलें आगे। बहुत बढ़िया। बीटीसी वाले फिल कर सकते हैं। हाँ हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, 2 ईयर का ही तो उन्होंने वो मांगा है। देखिए एक बार, तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, और वैसे भी कॉमन सेंस भी लगाएं तो भाई माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग है तो प्लेन में देके क्या करेंगे, थोड़ा तो कहीं माउंटेन के आसपास हो, मतलब वैसे भी अगर आप याद रखना भी चाहें और कॉमन सेंस भी। ठीक, तो झारखंड बनता ही नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड 2 ही ऑप्शन बचते हैं। और बछेंद्री पाल की जो स्टोरी है उसमें जब हम चर्चा कर रहे थे तो उत्तरकाशी में पहले पर्टिकुलरली ये होता था, जो भी उत्तराखंड का पार्ट हो गया। तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर ओवर हियर। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उत्तर, 1 नंबर का आसान सा सवाल है। ठीक है ना। और कैसे वो आयरन टैबलेट्स और बहुत सारी चीजें लेकर के जाते हैं, तो ये पूरा चैप्टर रिवाइज भी करेंगे, आप मैराथन से भी एक बार देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आइडेंटिफाई द ड्रग दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग, यानी ऐसी ड्रग जो नशीली नहीं है या भ्रांतिजनक नहीं है, हेल्यूसिनेशन वगैरह जिससे नहीं आते। बताइए फटाफट से। ड्रग को आइडेंटिफाई करना है जो कि हेल्यूसिनोजेनिक नहीं है, यानी हेल्यूसिनेशन पैदा नहीं करती वो ड्रग। एलएसडी, हैशीश, आशीष नहीं है ये, है ना, कैनबीज या पेनिसिलिन। बताइए। तो ये मूवीज हमने बहुत देखी हैं, और थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस करेंगे, जिसको नहीं याद है वो वैसे भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकता है। ये एकदम ऐसा क्वेश्चन है जो रैंडम है, किसी भी सेट में दिया भी जा सकता है और किसी भी सेट में नहीं भी दिया जा सकता है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ एलएसडी कोई मूवी भी आई थी ना, तो कुछ तो उसमें नशे वशे का है, मुझे याद भी नहीं है, शायद मैंने देखी भी नहीं होगी ठीक से, बट रिलेट कर लो दिमाग में कि हाँ भाई एलएसडी अच्छी खासी एक ड्रग होती है जो हेल्यूसिनेटरी है या फिर हेल्यूसिनोजेनिक है। हैशीश की अगर बात कर रहे हैं तो ये भांग हिंदी में लिखा ही हुआ है, तो ये तो आप देख के समझ जाएंगे, है ना। वो होली होली की मूवीज देखी होंगी आप लोगों ने, कहीं आसपास का किस्सा सुना होगा, गलती से किसी ने सेवन कर लिया और फिर उसको 1 के 2 नजर आने लग गए। कैनबीस भी एक प्लांट है जो हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग के अंदर ही आएगा। तो ये जो पेनिसिलिन है ये एक तरह का एंटीबायोटिक है जो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स में यूज होता है बेसिकली। तो ये ऐसा ड्रग नहीं है कि जो भ्रांतिजनक हो या फिर हेल्यूसिनोजेनिक हो। ठीक है जी, तो पेनिसिलिन इज द राइट आंसर। नॉट ही पूछा था हमसे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कुछ क्वेश्चन हमेशा अब ऐसे आने लग गए हैं जिनमें आपका थोड़ा कॉमन सेंस यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है रेफर्ड टू एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। अब इनकी कहानी हमने पढ़ी है एनसीईआरटी में। वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। दिस एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम अलवर डिस्ट्रिक्ट इज एंगेज्ड इन वाटर कंजर्वेशन, यानी जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। बताइए, आपको फोटो भी दिखा दिया, कौन है, पहचानिए कौन है ना, बताइए। बी ऑप्शन 73% लोग चूज भी कर रहे हैं, जो कि सही भी है अपने आप में, है ना। जादव पायंग नहीं पढ़ा हमने एनसीईआरटी की अगर हम बात करें।
इस सिंपल आंसर है राजेंद्र सिंह। इनको जल पुरुष या फिर वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टीवी शोज भी इनके ऊपर आए और मैग्सेसे अवार्ड इनको 2001 में मिला, है ना। और जो पौधा है, मतलब इन्होंने काफी काम किया है, अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं, राजस्थान के। वाटर कंजर्वेशन पे काफी काम इन्होंने किया है, जो फिर से जिससे जल क्या कहते हैं उसको, वाटर लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सके, और भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। यार बस पूछो मत क्यों लेट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अ पैटर्न ऑन कश्मीरी हाउस बोट्स विच अपीयर्स लाइक जिगसॉ पजल। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है कि एक पैटर्न जो कश्मीरी हाउस बोट्स पर पाया जाता है कैसा दिखता है, जिगसॉ पजल के जैसा दिखता है, एक पहेली के जैसा नजर आता है, और ये एनसीईआरटी में गिवन है ऐसा, और आपको नोट्स में भी दिया हुआ होगा, जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं, है ना। तो ये जिगसॉ पजल के जैसा नजर आता है। कहाँ कि ये हाउस बोट्स हैं और किस जगह पे ये ऐसा पैटर्न होगा, बताइए। डी ऑप्शन 53% लोग उत्तर दे पा रहे हैं। पीडीएफ मिल जाएगी इस मंडे तक, खत्म बंद कहते हैं इसको। ये एकदम फैक्चुअल जवाब है। अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है, थोड़ा सा रिवाइज किया है तो याद रह जाएगा, नहीं तो दिमाग से चीजें निकल जाएंगी इस केस में, ठीक है ना। मेहराब और मुकरनाज दियोबंद कुछ नहीं, ठीक। एक नाग गुम्फन वाला भी कॉन्सेप्ट था साथ में, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था घर के। तो एनसीईआरटी की अगर आप समरी देख लेंगे एक बार प्लेलिस्ट में जाके, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक आसान सा सवाल, इन द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5, कक्षा 5 की टेक्स्ट बुक में मैप ऑफ गोलकुंडा फोर्ट है। गोलकुंडा फोर्ट पे क्वेश्चन इस तरह का बनाने लग गए हैं आजकल, इस बार कई सेट्स में देखने को मिला है ईवीएस के। तो गोलकुंडा फोर्ट का जो मैप है वो दीवार पे प्रिंटेड है वहां। ऑन दी राइट बॉटम ऑफ दिस मैप फॉलोइंग स्केल इज। अब स्केल होता है, हर किसी मैप का अलग अलग हो सकता है, तो इसमें स्केल है कि जो मैप पर 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में 110 मीटर के बराबर है। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट सेट में भी किया था ईवीएस के, पैमाना क्या है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। गोलकुंडा फोर्ट की जो दीवारों पे स्केलिंग है उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो वहां पे 1 सेंटीमीटर है उसका एक्चुअल मतलब 110 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है हमसे, इफ ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाजा एंड बंजारा दरवाजा। ऐसे ही करते हैं, ये कोई 2 दरवाजे हमें पकड़ा देते हैं और कहते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो मैप पर डिस्टेंस दिया हुआ है, रियल में नहीं दिया हुआ है। रियल में देकर के मैप पे भी कन्वर्ट करा सकता है यहाँ पे दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछना हो, और जो मैप पर दिया हुआ है उसको रियल में भी कन्वर्ट करा सकता है। तो मैप पे जो डिस्टेंस है वो है 13.7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 110 सेंटीमीटर। तो सिंपल हमें गुणा ही करनी पड़ेगी, है ना। 110 सेंटीमीटर से 13.7 सेंटीमीटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, निकल के क्या आ जाएगा, 1.507 किलोमीटर। क्लियर है बात, चलें आगे। बहुत बढ़िया, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। कल से क्लास 9 बजे शुरू हो रही है, और ये मैं बैचेस में भी बोल चुकी हूं कि अब अगले 1 हफ्ते तक एक भी क्लास लेट नहीं होगी 5 मिनट से ज्यादा, है ना। ये मैं सभी के सामने बोल रही हूँ। आज 9 बजे का समय होगा, 9:05 तक क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। इसका एक रीजन और भी है, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक। जो 7 बजे वाली क्लास है वो 7:05 पे शुरू हो जाएगी। अगर कोई 6 बजे वाली क्लास है तो वो 6:05 पे शुरू हो जाएगी। और बताओ, देखिए अगर हम बात करते हैं, 9:15 से टाइम कर देंगे, 9 बजे का कल शाम से। इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज। बताइए, एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषणज स्तर क्या कहलाएगा, फटाफट से बताइए। हाउ कैन आई गेट एनसीईआरटी नोट्स? अंजलि, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री नोट्स 5 सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। इवन टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर किए हुए हैं पिन करके, वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जो भी ये काम की बातें हैं वो सब गिवन है ना। और गोलकुंडा फोर्ट का एज सच यहाँ पे कोई रेलेवेंस था नहीं, वो बस आपको अब गणित लगाना था कि इतना दिया हुआ है इसके बराबर। अब यहाँ गोलकुंडा छोड़ो, कुछ भी लिखा होता बात बराबर ही होती, आपको वही गुणा करनी थी, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन 35% लोग कह रहे हैं कि एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषणजनक क्या है, कार्निवोरस होगा। बिल्कुल, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिनको हम कह रहे हैं वो कार्निवोरस होते हैं। अभी हम पिरामिड भी देख लेंगे एक बार, ठीक है। डीकंपोजर्स हो गए, फंगी हो गया या अर्थवॉर्म हो गया, जो ऐसा एलिमेंट है डेड ही, उस पे फीड करेंगे और अर्थ के लिए भी एक सॉइल तैयार कर देते हैं। प्रोड्यूसर्स आपको पता ही है, प्लांट्स वगैरह। फिर हर्बीवोर्स हैं जो प्रोड्यूसर्स को एक तरह से उनके ऊपर फीड करते हैं, हिरन वगैरह हो गए जो घास खा रहे हैं, ठीक।
या वो टिड्ढा होता है। तो कार्निवोर्स हैं जो इन लोगों को खा रहे हैं, जैसे जो टिड्ढे को खा जाए मान लीजिए, या स्नेक हो गया, तो वो सब इनको खा जाते हैं। तो ये कार्निवोर्स जिनको हम मांसाहारी भी कहते हैं। इस तरह से हम ये पिरामिड में एक बार नजर भी लगा लेंगे। इस चैप्टर को जरूर पढ़ जाइएगा, 6th 7th 8th में से किसी एक एनसीईआरटी में साइंस की आपको मिल जाएगा ये। और फूड चेन तो वैसे भी आप अलग से इंटरनेट पे डालेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, वही ग्रीन प्लांट्स आपके जो प्रोड्यूस करते हैं, जो डायरेक्ट सन से लाइट लेकर के और अपना वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना बना रहे हैं। फिर तो ये हो गए क्या, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, अब ये टिड्ढा हो गया, तितली हो गया, चूहा हो गया, जो इन पर निर्भर है, प्रोड्यूसर्स पे, जो प्लांट्स हो गए या फसलें हैं उनको खा करके अपना पेट भर रहे हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो थर्ड लेवल है, वैसे तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहे जा रहे हैं, बट ये तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे अगर देखा जाए, है ना। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया, ये सेकंड मतलब प्रोड्यूसर्स हो गए फर्स्ट पर, सेकंड पर प्राइमरी कंज्यूमर्स, थर्ड पे देखा जाए तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जो सारे क्या हैं, कार्निवोर्स हैं, मांसाहारी हैं। चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे वो आपका ये चील जिसको हम नहीं, इसको कुछ और है ये, या तो कबूतर वगैरह जैसा कुछ होगा, है ना, इंसेक्ट वगैरह खा जाएगा। फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे। चलते हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, गौरव जानी ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई ट्रेवल्ड थ्रू स्मॉल एंड बिग सिटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से कितने छोटे बड़े राज्यों से गुजरे। तो कहां जा रहे हैं, दिल्ली टू मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली टू मुंबई का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं मैप पे, ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं, देखो जितने क्वेश्चंस ऑनलाइन में आए हुए ना उतने भी अच्छे से कर लिए हमने, प्रीवियस ईयर भी कर लिए, तो सोचो ना कितनी वैरायटी कवर हो गई। फिर तो 2-4 क्वेश्चन नए आ भी जाए तो वैसे भी सॉल्व कर लेगा इंसान, ठीक है ना। कौन से डेट का पेपर है ये, शायद 13 जनवरी का पेपर है, 2023 अभी हुआ था जो। देखिए बी ऑप्शन 43% लोग कह रहे हैं। देखते हैं, तो दिल्ली टू मुंबई जाते हुए स्मॉल एंड बिग सिटीज ऑफ विच फॉलोइंग स्टेट। महाराष्ट्र, चलो आ जाएंगी, मुंबई में ही पहुंचते पहुंचते राजस्थान भी मान लेंगे, हरियाणा भी कुछ हद तक संभव है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको कट कर दें। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। गुजरात से तो ऑफ कोर्स जाना ही पड़ेगा, महाराष्ट्र इवेंचुअली आ जाएगा, और राजस्थान भी पड़ता ही है दिल्ली से निकलते ही, बल्कि ठीक। राजस्थान, मध्य प्रदेश का कोई सेंस बन नहीं रहा है यहाँ भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दिल्ली से मुंबई जाने में सेंस नहीं बनता। तो इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है ये कि महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जो यहाँ पे लगाया है, बट गुजरात से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हरियाणा को एक बार को स्किप करना संभव है छोटे और बड़े शहर के हिसाब से, लेकिन गुजरात को नहीं किया जा सकता। तो फिर जो 3 ऑप्शन हैं जो सबसे ज्यादा बेहतर यहाँ नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं बी ऑप्शन। उसका रीजन मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, कि जब आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, भाई ये आपका मैप हो गया इंडियन स्टेट्स का, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज, ये भी हमें ध्यान में रखना है आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है जी। तो ये हम देख रहे हैं कि व्यक्ति है कहाँ, यहाँ दिल्ली में, ये है दिल्ली, यहाँ है राजस्थान, ठीक। राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, हरियाणा जाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, हरियाणा तो फिर उधर हो गया, नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, हरियाणा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें कोई कंफ्यूजन बची ही नहीं, है ना। वो मेरे मैप की स्केलिंग थोड़ी सी इधर उधर थी। गुजरात, भाई राजस्थान जाएगा व्यक्ति, गुजरात से निकलेगा, इवेंचुअली महाराष्ट्र, ठीक। तो ये 3 चीजें हैं। हरियाणा तो चैप्टर से हट जाता है क्योंकि वो तो ऊपर की डायरेक्शन में हो गया, उधर से जाने की कोई खास आवश्यकता यहाँ लग नहीं रही है, तो फिर कंफ्यूजन है नहीं फर्स्ट ऑप्शन को देखते हुए, क्योंकि वो बहुत क्लोज था, इसलिए 1 मिनट को कंफ्यूजन हो सकती है, 1 सेकेंड को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। मनाली के घरों के बारे में पूछ रहा है, पता नहीं मनाली के घरों पे या एक हाउसेस पे क्वेश्चन आता ही है। अभी ईवीएस के कुछ टॉपिक्स भी करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स करेंगे। आपका सीडीपी के टॉपिक हैं 2 और बचे हुए, कल और परसों में उनको निपटा देंगे, ठीक है ना। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं, चमेली फ्रॉम मनाली लिव्स इन विच टाइप ऑफ हाउस। मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। चमेली एक बच्ची है, तो वो या व्यक्ति है, वो मनाली में रहती है, तो किस तरह के घर में रहती होगी। सिंपल बात यह है कि मनाली में किस तरह के घर पाए जाते हैं, आपको ये पूछा है आपके कॉमन सेंस से। हाउस मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, तो ये तो असम में पाए जाते हैं, भाई वहां बारिश ज्यादा होती है तो बांस के खंभों पे 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पे घर बनाए जाते हैं ताकि वो डूबे ना। मड हाउसेस विद टाइल्स, यानी मिट्टी के घर टाइल्स के साथ यूज होते हैं, या फिर हाउस मेड ऑफ स्टोन और वुड, या मल्टी स्टोरीड हाउस,
मल्टी स्टोरीड हाउस में भी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं जो लद्दाख वाले भी थे, तो यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है वो है हमारा हाउस मेड ऑफ स्टोन और वुड, पत्थर या लकड़ी से के इस्तेमाल दोनों के मिक्स एंड मैच से घर बनते हैं। आप कभी मनाली जाएंगे तो देख भी लेंगे। ठीक है जी बात, चलिए आगे बढ़े। टाइल वाइल का प्रयोग तो उत्तर भारत में ज्यादा, इधर थोड़ा और नीचे की तरफ सेंट्रल कह लीजिए। वी कैन प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम व्हीट, यानी हम गेहूं से विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं, है ना। मतलब व्हीट से हम बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं, फैक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हीट, यानी गेहूं से कौन सा एक फूड आइटम प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, नॉट पूछा है। बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। ए ऑप्शन। अब कोई कह रहा है क्या इसको बीपीएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं, तो यार ये नुकसान थोड़ी देगा। पेडागोजी अगर आप साइड करते हैं तो 15 क्वेश्चन तो एटलीस्ट देख ही सकते हो, या एनसीईआरटी तो एक बार को पढ़ ही लेनी चाहिए। बताएंगे अल्फा उसका भी। ए ऑप्शन मैराथन का भी बताएंगे, अभी तो समय है। उत्तपम एवं डोसा, बिल्कुल सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं, है ना। चपाती एंड केक दोनों बन सकते हैं, भाई व्हीट का इस्तेमाल करके केक भी बना सकते हो आप, चपाती भी बना सकते हो। ज्यादातर चपाती तो हम खाते ही भारत में व्हीट वाली ही है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पॉसिबल है, बाजरा रागी ये वो, बट व्हीट जो है। हलवा एंड पूरी खूब बनता है। स्लाइस ब्रेड एंड पुआ, पुआ वेस्टर्न यूपी में खूब चलती है एक डिश, है ना, आटे से बनती है। तो अगर हम देखें तो ये तीनों चीजें व्हीट से बनाई जाती हैं जनरली। बट उत्पम एंड डोसा कभी आपने देखा है कि गेहूं से बना दिया हो किसी ने? उत्पम और डोसा के लिए क्या चाहिए होगा? सूजी टाइप की चीजें चाहिए होंगी, ठीक। तो ये उत्पम तथा डोसा, अभी आजकल मेरा नाश्ता उत्पम चल रहा है, पिछले 1 साल तक पोहा खाने के बाद अब मैं उत्पम पे आ चुकी हूं। देखिएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डाइटरी फाइबर, यानी आहारी रेशों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। डाइटरी फाइबर्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज हैं, बट ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है ना। बताइए। चलें आगे बढ़ें। चावल का प्रयोग करके भी वो वाली डिशेस बना लेते हैं। अगर सूजी को डायरेक्टली अगर ये लोग मतलब नहीं भी कंसिडर कर रहे होंगे, या व्हीट का ये एक प्रोडक्ट है, तो चावल वगैरह से भी वो चीज बनाई जा सकती है, तो वो फिर व्हीट नहीं होगा ना, राइस वाला एस्पेक्ट उसमें आ जाएगा। देखो एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डाइटरी फाइबर। तो ए ऑप्शन 28% लोग दे रहे हैं, बाकी सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को पोषण देना काम है डाइटरी फाइबर का। या फिर ऑल्सो नोन एज रफेज, हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मेनली प्रोवाइडेड बाय दी प्लांट्स। तो हम कह सकते हैं हाँ, प्लांट से डाइटरी फाइबर्स मिल सकते हैं, ठीक। अनडाइजेस्टेड फूड से मुक्ति देने में मदद करेंगे, या डाइजेशन में हेल्प करेंगे डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। ऑल्सो नोन एज रफेज, बिल्कुल कहा जाता है इनके बारे में, ये इनकी विशेषताएं हैं डाइटरी फाइबर्स की तीनों ही। लेकिन एक बात जो डाइटरी फाइबर के बारे में गलत है, वो है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को पोषण देना, ये इनका काम नहीं है। जो गंदगी है या डाइजेशन है उसमें हेल्प करना, या रफेज के लिए मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकालने में मदद करना, ये डाइटरी फाइबर्स का मुख्य लक्षण है। इसमें कई बार ये ऑप्शन ना दे करके ऑप्शन दे देगा कि वाइटामिन देते हैं ये हमें एंड ऑल, तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। और न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन के ऑप्शन में डाइटरी फाइबर के साथ हम नहीं जाते, ये इनकी विशेषता नहीं है, इनके बाकी तीनों काम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इन द चैप्टर द स्टोरी ऑफ अमृता, द विलेज खिजाड़ी गॉट इट्स नेम फ्रॉम, यानी अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ी को उसका नाम मिला किस बेसिस पे? खेजड़ी ट्री से भी क्वेश्चन आता है ना, तो एंसेस्टर्स के बेसिस पे, पूर्वजों की वजह से, चिल्ड्रन लिविंग देयर, बच्चे वहां रहते थे, पंचायत मेंबर्स की वजह से, या ट्रीज दैट ग्रो देयर। इसका जवाब मैं आप ही को खुद ही दे चुकी हूं, क्या है इसका जवाब? ट्रीज दैट ग्रो देयर, यानी वहां उगने वाले वृक्षों से नाम मिला अगर हम देखें तो। क्योंकि और इसमें पूरी स्टोरी है, जो चिपको मूवमेंट को भी इंस्पायर किया खेजड़ी ट्री ने, ठीक है ना, बिश्नोईज वाली भी स्टोरी है राजस्थान में। तो ट्रीज दैट ग्रो देयर, जो खेजड़ी ट्री है उसकी वजह से इस गांव का नाम खेजड़ी पड़ा।
और इसके बारे में कुछ विशेषताएं, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। तो इसमें ठीक ठाक मात्रा में लीव्स होती हैं, इसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल होती है ना, सिलेंड्रिकल शेप होगी आपकी। दूसरा, इंसेक्ट्स वगैरह से ज्यादा हार्म नहीं होता, या मैं कहूं ये कई औषधि बनाने में भी या सांप वगैरह के इलाज में भी काम आता है। और इस तरह के इसके और कुछ बेनिफिट्स है। चिपको मूवमेंट को इसने इंस्पायर किया। तो ये बेसिक बेनिफिट्स है। राजस्थान में पाया जाता है, जिसको ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा पानी के बिना वहां ग्रो हो ही पाता है। बुशी एक ट्री है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 स्टेट्स हैविंग कोस्ट ऑन बे ऑफ बंगाल। भाई बंगाल की खाड़ी में जिनका तट है, 3 स्टेट्स कौन से हैं वो? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। बताइए एक बार फटाफट से। अलग अलग जवाब दे रहे हैं। गुजरात तो देखो पॉसिबल नहीं है, आपको बताइए वो AIB से याद रखना होता है। अरेबियन सी इधर वेस्ट में, सेंटर या साउथ जिसको हम कह रहे हैं इंडियन ओशियन, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है ही। वहीं पे आपके वो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो जिनको हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कह रहे हैं। तो ईस्ट में तो है ही बे ऑफ बंगाल। तो अब ईस्टर्न स्टेट्स आपको देखने हैं जो उधर कोस्ट पे पड़ेंगे। बी ऑप्शन 59% लोग सही कह रहे हैं बिल्कुल। भाई तमिलनाडु उधर ही है, आंध्र प्रदेश भी और ओडिशा भी। कर्नाटका और केरला की जब ये बात कर रहे थे, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरला बनता नहीं है ना, क्योंकि कर्नाटका आपका अरेबियन सी की तरफ है, ना कि बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल आपका यहाँ है, बंगाल की खाड़ी। ओडिशा यहाँ नजर आ रहा है हमें, हमें यहाँ तमिलनाडु नजर आएगा, आंध्र प्रदेश नजर आएगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, यानी वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ है? फटाफट से जवाब देंगे। टेस्ट की तरह ही लेना है इसको। कल से 9 बजे शुरू करेंगे क्लास एकदम। हाँ वही तो बताया, और कौन सी भाषा में कहे हैं? 13 जनवरी ही कहे ना रूबी, यही तो बताएं। देखिए ए ऑप्शन 71% लोग कह रहे हैं। कोई कह रहा है यू लाइक बंगाली फूड। यार मैंने ज्यादा खाया नहीं है, बट हाँ मुझे आ ही जाएगा पसंद। वेज में सब चलता है, अलग अलग चीज, बस मीठा ना हो और बहुत ज्यादा। मैं टेस्ट डेवलप कर लेती हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, यानी वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है क्या? रेन वाटर इज स्टोर्ड इन सरफेस और सब सरफेस एक्विफायर्स। तो हम ये कह रहे हैं वर्षा के जल का भंडारण सतही या अधोसतही जल वृंत में हो सकता है। ये काम बहुत हद तक जो जिनको हम जल पुरुष कह रहे हैं या वाटरमैन ऑफ इंडिया कह रहे हैं, हाँ ठीक है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कह रहे हैं, उन्होंने भी ये काम काफी हद तक किया, जिससे जो वाटर लेवल है, ग्राउंड लेवल जो वाटर है हमारा, वो उसका लेवल बेटर हो सके, नीचे ना जाता जाए पानी जो है। तो ये काम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से किया जाता है, ताकि वापस ग्राउंड में चला जाए वो पानी, इकट्ठा करके हम उसको इवेंचुअली जमीन के अंदर ही भेज दे रहे हैं, जिससे लेवल अप हो सके। रेन वाटर इज अलाउड टू रन ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप्स। ऐसा नहीं है कि उसको बहने देते हैं, कहीं भी डर्ट से अलग कर देते हैं, ये सब बेकार बातें हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 14, इसका एक टांका वाला भी एक वो है एनसीईआरटी में स्टोरीज पे। स्वच्छ भारत के बारे में पूछ रहे हैं इस बार। पिछले 2 बार से ये क्वेश्चन आ रहा है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। चश्मे भी बने हुए हैं इस पे, समझ जाइए। गांधी जी के बर्थडे की ही बात हो रही होगी, है ना। व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड? 150वें बर्थडे पे गांधी जी के, 100th बर्थडे पर, सुभाष चंद्र बोस 100th बर्थडे, या सुभाष चंद्र बोस जी के 125th बर्थडे। तो ये गांधी जी के बर्थडे पर इसको लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो महात्मा गांधी 150th बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है, हमें बताइए, और 2014 में ही अनाउंस किया था 150वें जन्म दिवस पर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। काफी इसको दिखाया भी गया था मीडिया के द्वारा। एनीमिया इज कॉज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ। अब ये हमें पता है एनसीईआरटी में गिवन है ना, टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं स्कूल्स में। एनीमिया किसकी कमी से होता है? अरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह है क्या? पहला ऑप्शन है, बताइए। पहला ऑप्शन है विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। ये सब भी अब हमें पता होना चाहिए इवेंचुअली कि विटामिन डी से क्या दिक्कत हो सकती है, और ये बचपन में पढ़ाई है हमने। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, आयोडीन कमी से क्या हो जाएगा, घेंगा का इतना ऐड आता था, है ना।
तो आयरन इज दी राइट वर्ड, ये हमारी एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। एनीमिया पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है एनीमिया किसकी कमी से होता है, दूसरा एनीमिया की कमी हो गई है यदि किसी बच्चे को तो क्या खिलाएंगे उसको। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड़ जिसको जैगरी हम कह रहे हैं, या फिर पालक, इस तरह की हरी जो सब्जियां हैं वो सब खिलाते हैं। तो आयरन की कमी से एनीमिया, जिसको खून की कमी भी कहते थे इन जनरल सामान्य भाषा में,